दोस्तों, भारतीय नर्स निमिषा प्रिया पर यह वीडियो करने से पहले मैं थोड़ा भावुक हूँ। शायद ये विश्लेषण करते समय मेरी आंखें नम हो जाएं। इसके पीछे कारण है कि भारत से लगभग 3300 किलोमीटर दूर अरब सागर को पार करने के बाद यमन देश में कल निमिषा प्रिया को सजा दे दी जाएगी और उसके बाद निमिषा प्रिया इस दुनिया में नहीं रहेंगी। इसका कारण है यमन में शरिया कानून। आज इसी निमिषा प्रिया केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आज मैं उसका विश्लेषण करूंगा कि आज भारत की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या है पूरा निमिषा प्रिया केस का मामला, जिस मामले में भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय, जिस मामले में भारत का विदेश मंत्रालय और भारत का सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर कर रहा है। उसके बावजूद यमन में निमिषा प्रिया की सजा नहीं रुक रही है। आज मैं इस मामले को पूर्ण तरीके से आपको बताऊंगा। हालांकि इस निमिषा प्रिया केस पर मैंने इससे पहले भी 2 विश्लेषण वाले वीडियो किए हैं। जो लोग वो वीडियो देख चुके हैं वो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसे सीधे समझ सकते हैं और वो विश्लेषण देख सकते हैं। और जो लोग निमिषा प्रिया केस को नहीं जानते हैं वो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्योंकि भारत के लोग जो विदेश में रहते हैं उनके साथ ये निमिषा प्रिया वाली घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे गल्फ कंट्री में, मुस्लिम देशों में शरिया कानून चलता है और ये कानून इतना कड़ा होता है जिसका जीता जागता उदाहरण निमिषा प्रिया भारतीय नर्स हैं, जिन्हें कल सजा दे दी जाएगी और वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी। तो दोस्तों, देर न करते हुए आपको बताता हूं कि आखिर निमिषा प्रिया केस क्या है। दोस्तों, ये है निमिषा प्रिया और निमिषा प्रिया एक भारतीय नर्स है। बचपन से ही निमिषा प्रिया जो है वो नर्स बनना चाहती थी और वो नर्स बन भी गई। निमिषा प्रिया केरल के पक्कड़ जिले की रहने वाली हैं और नर्स बनने के बाद निमिषा प्रिया जो है वो शादी कर ली। शादी होती है उनकी टॉनी थॉमस से। एक एक नाम बहुत ध्यान से याद रखिएगा। शादी इन लोगों की बहुत अच्छी चल रही थी। निमिषा प्रिया अपनी आय को और बढ़ाना चाहती थी, इसलिए निमिषा प्रिया को यमन से एक ऑफर आया। जगह जगह वो जितने भी फॉर्म निकल रहे थे नर्स के वो डाल रही थी, विदेशों में भी डाल रही थी। यही प्रक्रिया उन्होंने यमन में भी की और यमन से निमिषा प्रिया को ऑफर आ गया कि आप यमन में आकर नौकरी कर सकती हैं। निमिषा प्रिया उस समय केरल में मिल रही नर्स की तनख्वाह को देखा और यमन में मिल रही नर्स की तनख्वाह को देखा। दोनों में बड़ा अंतर था। निमिषा प्रिया को लगा कि यमन में ज्यादा तनख्वाह मिल रही है, इसलिए उन्हें यमन जाना ज्यादा ठीक लगा। निमिषा प्रिया उस समय यमन निकल जाती हैं, लेकिन उसी समय उनके पति जो टोनी थॉमस रहते हैं वो कहते हैं कि निमिषा, अभी हमारी नई शादी हुई है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं और वहीं पर हम रहेंगे और मैं भी जो हूं, तुम्हारी तो नौकरी लग गई है, मैं भी यमन में कोई काम देख लूंगा और मैं भी काम करने लगूंगा और हमारी जिंदगी बहुत बेहतर होगी। यमन में निमिषा जो है 2008 में चली जाती हैं, उनकी नौकरी भी लग जाती है, बहुत खुशहाल जिंदगी चलने लगती है। लेकिन धीरे धीरे यमन में जो है वो गृह युद्ध की स्थिति शुरू हो जाती है और जो निमिषा के पति रहते हैं उनका जो छोटा मोटा काम लगा था वो भी बंद हो जाता है। धीरे धीरे आर्थिक बोझ यमन में बढ़ने लगता है। तब निमिषा के पति फैसला लेते हैं कि वो अपने बेटे के साथ, उस समय उनका एक पुत्र भी हो जाता है, वो अपने बेटे के साथ भारत वापस आ जाने का निर्णय लेते हैं। निमिषा कहती है कि ऐसा है कि आप चले जाइए, कुछ दिन में मैं भी यहां से इस्तीफा देकर और सब कुछ पैक करके मैं भी भारत वापस आ जाऊंगी। और उस समय यमन में जो है वो गृह युद्ध की स्थिति चलती है। निमिषा के पति 2014 में वापस आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद से यमन में गृह युद्ध होता है, गृह युद्ध की स्थिति छिड़ जाती है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता है। इस मामले में दूसरा टर्निंग पॉइंट आ जाता है। निमिषा जहां काम करती थी वहीं पर हन्नान भी काम करता था। नाम एक एक याद रखिएगा, हन्नान भी काम करता था। हन्नान जो था वो निमिषा का दोस्त था। वो कहता है कि निमिषा, जहां तुम काम कर रही हो वहां तुम बहुत अच्छी नर्स हो चुकी हो और यहां पर उस मुकाबले तुम्हें पैसे कम मिल रहे हैं। अगर हम दोनों लोग मिलकर के एक
अच्छा सा क्लिनिक खोलते हैं, एक अच्छा सा अस्पताल खोलते हैं, तो तुम यहाँ पर और पैसे कमा पाओगी। और यमन में चूंकि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत ठीक नहीं है, यमन में अभी भी हकीम वैद्य ये वाली चीज़ें चल रही हैं। यमन में अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो दूसरे देशों का रुख करता है, क्योंकि यमन में मेडिकल सुविधाएं बहुत खराब है। लेकिन उस स्थिति में जब निमिषा वहाँ गई थी तो वहाँ पर उसने बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया था। और उसके बाद से यमन में निमिषा का जो दोस्त रहता है हन्नान, वो कहता है कि एक साझेदारी में हम अस्पताल खोलते हैं। उसका दोस्त हन्नान बहुत अच्छा था। तब निमिषा अपने पति से बात करती है कि हन्नान जो कह रहा है मेरा दोस्त, वो कह रहा है यहाँ नौकरी छोड़ दो और एक अस्पताल मिलकर खोलते हैं, और उस अस्पताल को खोलने के बाद तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि तुम अपने पति बच्चों को वापस बुला लोगी, वो भी उसी में कुछ काम कर लेंगे और व्यवस्थाएं बहुत ठीक हो जाएंगी। निमिषा को, उसके पति को ये बातें बहुत अच्छी लगती है कि एक 50-50% की साझेदारी में एक नर्सिंग होम खोलने की बात होती है। लेकिन एक समस्या आ जाती है, यमन के कानून के अनुसार यमन का नागरिक जो है वही वहाँ पर कुछ खोल सकता है, बाकी लोग साझेदारी कर सकते हैं। इसी बीच जो दूसरा टर्निंग पॉइंट इस मामले में आता है, निमिषा का जो दोस्त रहता है हन्नान, वो निमिषा को सलाह देता है कि ऐसा है कि 50-50% की साझेदारी तो तभी हो पाएगी जब तुम यहाँ की नागरिक हो, और यहाँ की नागरिक तुम तब बनोगी जब तुम यहाँ के किसी व्यक्ति से शादी कर लो, भले ही वो शादी कागज पे ही हो। तब निमिषा इस मामले को लेकर थोड़ा हिचकिचाती है, कहती है नहीं यार, अब मेरी तो शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, अब ये कैसे मैं कर सकती हूँ। तब वो अपने पति से बात करती है। उसका पति जो टोनी थॉमस रहता है वो हन्नान से भी बात करता है, निमिषा से भी बात करता है, और एक आइडिया निकालता है इस बीच में, और कहता है कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है तलाल अब्दो महदी, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है और वो तुमको भी जानता है, हन्नान को भी जानता है, वो एक बेहतरीन व्यक्ति है, तुम उसके साथ कागज पे शादी कर लो, कागज पे शादी कर लो, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी और वहाँ कागज पे चीज़ें बनी रहेंगी और तुम्हारा नर्सिंग होम भी चलता रहेगा। तलाल अब्दो मेहदी से जो निमिषा का पति रहता है वो बात करता है, और उस समय तलाल अब्दो मेहदी तैयार भी हो जाता है, कहता है ठीक है हम ये कर लेंगे, लेकिन इस मामले में हम जो है कुछ पैसे भी लेंगे, हिस्सेदारी भी लेंगे और तुम्हारी पत्नी का पासपोर्ट भी रख लेंगे। तो उस समय उन लोगों को लगता है कि भाई ये हिस्सेदारी तो ठीक है, ये पासपोर्ट वाली बात जो कर रहा है ये सब मजाक है, और रख भी ले तो क्या कर लेगा, इतना अच्छा दोस्त है, इतने वर्षों से संबंध है। निमिषा का जो पति रहता है जब व्यापार करता है तो उसी के साथ करता रहता है, तो ये सारी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी चलती रहती हैं। तो इसी तरह सब कुछ ठीक चलने लगता है। कागज पे निमिषा की शादी तलाल अब्दो मेहदी से हो जाती है और 50-50% पर एक नर्सिंग होम भी खुल जाता है। सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगता है, लेकिन इस मामले में आता है तीसरा टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जो तलाल अब्दो मेहदी निमिषा से शादी किया रहता है सिर्फ कागज पर, अब वो लालची हो चुका रहता है। कहता है कि अब जो हिस्सा 50-50% का आप लोगों का था, उसके अलावा हमें और बड़ी साझेदारी चाहिए, मुझे और हिस्सा चाहिए। और वो तलाल अब्दो मेहदी जो निमिषा पर कागज का पति था, अब वो उस पर और दबाव बनाने लगता है, नैतिक अनैतिक पत्नी वाला व्यवहार करने के लिए कहता है। जगह जगह जाकर निमिषा के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है और कहता है कि वो तो मेरी पत्नी है, वो कभी भारत नहीं जाएगी, देखो उसका पासपोर्ट मेरे पास है। इस तरह की बातें करने लगता है तलाल अब्दो मेहदी। लेकिन निमिषा इस बात से बहुत हैरान हो जाती है, कहती है यार तुम परसेंटेज लो, सब कुछ करो, कुछ और बढ़ा दे रही हूं, लेकिन ये सब फालतू की बातें मत करो, और जिस तरह की अनैतिक काम तुम मुझसे करने के लिए कह रहे हो, पत्नी वाला व्यवहार, मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मेरा पति केरल में रह रहा है और मेरा तुम इस तरह से फायदा ना उठाओ। निमिषा पर वो बहुत दबाव बनाता है, बद्दे बद्दे मजाक करता है, बहुत सारी बातें करता है। निमिषा इस बात को लेकर अपने पति किससे बातें करती है, और पति कहता है कि ऐसा है तुम उसके खिलाफ शिकायत कर दो थाने में, और जब थाने में शिकायत करोगे तो उसे सजा हो जाएगी। यमन का कानून इस मामले में बहुत कड़ा है। निमिषा ऐसा ही करती है। निमिषा 2016 में यमन में सिविल वॉर जब शुरू हो जाता है तो उसी दौरान कोर्ट का सहारा लेती है, पुलिस स्टेशन का सहारा लेती है और वहां पर जाती है और
शिकायत कर देती है, पुलिस स्टेशन में शिकायत कर देती है और कहती है कि ये व्यक्ति जो है ये मेरा पासपोर्ट भी ले लिया है और ये मुझे जो है परेशान कर रहा है और इस तरह की चीज़ें कर रहा है। पुलिस जो है इस मामले को बहुत ध्यान से देखती है और निमिषा के कागज पर पति, जो कागज पर तलाल अब्दो मेहदी कागज पर पति है, उसको सजा दे देती है और 1 साल के लिए कारावास कर देती है। अब जरा गंभीरता देखिए यमन की जो कोर्ट है उसकी, कि एक भारतीय नागरिक यमन के नागरिक पर कहता उंगली उठाता है और यमन की अदालत उसे सजा सुना देती है। बहुत कड़ा कानून है। और निमिषा उसी समय सोचती है कि अब ये सब नाटक हो रहा है और मुझे अब भारत वापस चला जाना चाहिए। 2016 का वक्त रहता है उस समय। 2016 के वक्त भारत ने ये मना कर दिया था कि कोई भी विदेशी नागरिक यमन नहीं जाए और जो यमन है वो वापस आ जाए, यमन में जो भारतीय है वो वापस आ जाए। भारतीयों को यमन से निकाला जा रहा था। लेकिन निमिषा के साथ एक बुरी स्थिति ये थी कि जो उसका पासपोर्ट था वो तलाल अब्दो मेहदी के पास था और उस समय तलाल अब्दो मेहदी जेल में बंद था, उससे वो पासपोर्ट ले भी नहीं सकती थी। निमिषा की उस समय मजबूरी हो जाती है यमन में रहना, क्योंकि वो विदेश अपने देश में वापस आ नहीं सकती है। वो इंतजार करती है कि तलाल निकलेगा तब इससे किसी तरह फिर से पासपोर्ट मांगा जाएगा। लेकिन तलाल अब्दो मेहदी जब निकलता है तो वो जो है खूंखार हो चुका रहता है, क्योंकि उसी निमिषा की वजह से उसे 1 साल सजा हुई रहती है और वो जेल में रहता है। उसकी तबीयत भी खराब हो चुकी रहती है, जेल में उसकी व्यवस्थाएं, मानसिक स्थिति भी नहीं ठीक हो जाती है। वो बाहर आता है, वो उसको सिर्फ और सिर्फ बदला लेना रहता है। अब वो एक कह देता है कि मैं उसे कभी पासपोर्ट नहीं दूंगा, क्योंकि वो सजा काट के आया रहता है। उसके बाद 2017 में जब वो छूट कर आता है तो पूरा मूड बना लेता है कि अब निमिषा को नहीं छोड़ना है, उसको पासपोर्ट नहीं देना है। निमिषा का पासपोर्ट वापस नहीं करता है और उसके बाद से आता है चौथा टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट सुनेंगे तो अब असली कहानी आपको समझ में आएगी, होश उड़ जाएगा। होता क्या है कि जो निमिषा का दोस्त हन्नान रहता है वो निमिषा को ये सलाह देता है कि सुनो निमिषा, तुम तो नर्स हो और इस समय तलाल अब्दो मेहदी घर पे उसकी तबीयत खराब है, जेल से छूट के आया है, उसे रोज इंजेक्शन लग रहे हैं, रोज दवाइयां दी जा रही हैं। तुम ऐसा है उसे इंजेक्शन एक लगा दो जिसमें बेहोशी का इंजेक्शन हो, और जब तुम बेहोशी का इंजेक्शन लगाओगी तो उसके घर में देखभाल करने के लिए तो कोई रहता नहीं है। उस स्थिति में हम जो पासपोर्ट तुम्हारा उसके घर में है उस दराज में हम लोग निकाल के रफू चक्कर हो जाएंगे। अगले दिन तुम फ्लाइट पकड़कर भारत चली जाना, यहाँ का जो तुम्हारा हॉस्पिटल का है उसको मैं सेल करके तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा। इस बात पे निमिषा के पति और उसके बाद से हन्नान तीनों तैयार हो जाते हैं। चूंकि हन्नान जो है इसकी पूरी भूमिका बनाता है कि घर पे हम जाएंगे, एनेस्थीसिया जो बेहोशी का इंजेक्शन होता है उसको किस तरह से डोज देंगे। ये दोनों अगले दिन उसी तरह जाते हैं और उसके बाद से तलाल अब्दो मेहदी से सॉरी बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसको अपने बस में करने की कोशिश करते हैं। निमिषा तरह तरह के तेवर अपनाते कि ऐसा है कि यार जो हो गया वो हो गया, अब नहीं होगा, ऐसी गलती तुमने भी ताव न देखा, इस तरह की बातें जैसे किसी को भ्रमाया जाए ताकि वो बात मान जाए और निमिषा से जो उसको डेली डोज का इंजेक्शन लगता था वो लगवाने के लिए तैयार हो जाए। निमिषा की वो बात भी मान जाता है तलाल अब्दो मेहदी और निमिषा से इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन निमिषा उस समय शीशी जो है वो बदल देती है और बेहोशी का इंजेक्शन उसमें डाल देती है और बेहोशी का इंजेक्शन लगा भी देती है तलाल अब्दो मेहदी को। उसके बाद से जानते हैं क्या होता है, वो जो बेहोशी का इंजेक्शन होता है वो ओवरडोज हो जाता है और उसी ओवरडोज के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद हन्नान जो है और निमिषा घबरा जाते हैं। अब निमिषा उस समय चाहती तो मौत हो चुकी थी, पासपोर्ट उसको मिल चुका था, उसके बाद वो टिकट कटाती, तुरंत बाहर चली जाती। लेकिन निमिषा ऐसा नहीं करती है, कहती है मुझसे गलती हुई है, मैं जाके पुलिस को ये बात बता देती हूँ। पुलिस यहाँ की बहुत अच्छी है, कोर्ट यहाँ की बहुत अच्छी है। उसके बाद से पुलिस को ये बात बताती है, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि जब इसकी मौत हुई थी तब निमिषा ने ये बात तुरंत जाकर पुलिस स्टेशन में बता दी और
पुलिस ने समझा कि ये जानबूझकर ये काम की, लेकिन निमिषा ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया था। निमिषा ने जो काम किया था वो अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए बार बार वो पुलिस से कहती है कि मैं अपना पासपोर्ट उससे लेने गई थी, इसी चक्कर में सोची थी उसको बेहोश कर देंगे, लेकिन ओवरडोज अधिक हो गया और इसी ओवरडोज की वजह से उसकी जान चली गई। मैं जानबूझकर इस व्यक्ति को नहीं मारी हूं। लेकिन उस समय कोर्ट पुलिस कोई नहीं सुनता है और निमिषा को जो है सजा दे दी जाती है। निमिषा को शुरुआत में जो सजा दे दी जाती है उसमें यह सजा फांसी की होती है, लेकिन 2020 में यह मामला यमन की लोअर कोर्ट में पहुंचता है और वहां जो हन्नान रहता है उसे उम्र कैद की सजा मिलती है और निमिषा को फिर से फांसी की सजा मिलती है। शुरुआत से ही लग रहा था निमिषा को फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन 2020 में लोअर कोर्ट जो है वो फांसी की सजा दे ही देती है और हन्नान चूंकि यमन का नागरिक रहता है इसलिए उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। 2023 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। ट्रायल पे ट्रायल चलते हैं, ट्रायल पे ट्रायल जैसे भारत में चलते हैं, उसी तरह 2023 में यह मामला यमन की सुप्रीम कोर्ट में चलता है। वहां भी इस सजा को बरकरार सुप्रीम कोर्ट रखती है और कहती है निमिषा को जो है वो फांसी की सजा ही होगी। इसके बाद निमिषा के पास सिर्फ एक चारा बचता है। निमिषा के पास चारा बचता है राष्ट्रपति से माफी। राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल अमीन के पास यह मामला पहुंचता है और राष्ट्रपति ने भी इस मामले पर दस्तखत कर देता है और राष्ट्रपति भी कहते हैं कि निमिषा को फांसी की सजा ही दी जाएगी। हालांकि इस मामले पर कंट्रोवर्सी है। राष्ट्रपति की तरफ से, यमन सरकार की तरफ से यह बयान आता है कि हमारी साइन नहीं है। वो इस समय सना पर, जहां पर जिस जेल में निमिषा बंद है, जिस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, वहां पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है और उन्होंने ही यह सजा दी है, वही सरिया कानून चला रहे हैं। हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यमन में भारत का कोई राजदूत भी नहीं है, ना ही वहां पर कोई दूतावास है। सऊदी अरब, दुबई और अन्य देशों के माध्यम से हम वहां पर अपनी बातचीत रखते हैं। सीधे तौर पर वहां हमारा कोई राजनयिक नहीं है। स्थितियां ये हैं कि हूती से बात करें या यमन सरकार से बात करें, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हूती को राष्ट्रीय मान्यता अभी भारत की तरफ से या दुनिया में कोई संगठन ने मान्यता नहीं दी है किसी देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। लेकिन यमन की सरकार भी वहां कमजोर हो चुकी है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। भारत सरकार अगर उससे बात भी करती है तो उसका कोई वो निर्णय नहीं दे सकती है, क्योंकि इस समय हूतियों का कब्जा है सना पर, जहां पर इस समय इसे फांसी दी जा रही है। निमिषा को फांसी दी जाएगी भविष्य में। आइए इसको और बेहतर तरीके से समझाता हूं। इस स्थिति में कैसे बचाई जा सकती है निमिषा की जान। दोस्तों, सरिया कानून के हिसाब से ब्लड मनी का एक परंपरा है। इस ब्लड मनी से निमिषा की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ब्लड मनी से तभी जान बचाई जा सकती है जब जो पीड़ित परिवार है उसके परिवार का प्रमुख सदस्य ये राजी हो जाए कि हम उस मौत के बदले पैसा लेने के लिए तैयार हैं, और ये पैसा बहुत भारी मात्रा में हो सकता है, कुछ भी रकम मांगी जा सकती है। निमिषा की तरफ से जो संस्थाएं बनी है, केरल की तरफ से मुंह मांगी रकम देने को तैयार था तलाल अब्दो मेहदी के परिवार को। भारत भी पैसा देने के लिए तैयार था। लगभग $1 मिलियन से अधिक देने का प्रयास किया गया और सऊदी अरब में नौकरी देने का प्रयास किया गया, बाहर विदेश में सेटल करने का प्रयास किया गया, लेकिन तलाल अब्दो मेहदी के परिवार ने इसे मानने से इनकार कर दिया, पैसा लेने से इनकार कर दिया। निमिषा प्रिया की मां, निमिषा प्रिया के वकील, निमिषा प्रिया के जो एनजीओज हैं, जो तमाम लोग उस पर काम कर रहे हैं, वो तलाल अब्दो मेहदी के परिवार के पास जाते हैं, माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ब्लड मनी लेने की बात करते हैं, लेकिन कोई भी उसे लेने से इनकार कर देता है। यही कारण है, ब्लड मनी ही एक कारण है जिसे बचाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति भी ये कह दे कि अब फांसी की सजा बरकरार है, उसके बाद से सिर्फ एक रास्ता बचता है, ब्लड मनी, जिस पे भारत सरकार भी कह रही है, बार बार फोकस कर रही है कि उसके परिवार, जो तलाल अब्दो मेहदी का परिवार है, उसको पैसे दिए जाएं और इस मामले से निमिषा प्रिया को बचाया जाए। लेकिन तलाल अब्दो मेहदी का परिवार जो है वो पैसे लेने से इनकार कर रहा है। पहले एक शब्द में आपको ब्लड मनी के बारे में बता
बता दूं, ब्लड मनी एक ऐसी व्यवस्था है दोस्तों जिसमें कुरान शरीफ में लिखा गया है कि कुरान में ब्लड मनी का समर्थन किया गया है और कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद ने समझाया था कि हत्या के एवज में 100 ऊंटों का भुगतान किया जा सकता है। और वक्त बदलता गया, पहले ऊंट का समय था लेकिन अब सोने चांदी और पैसे का समय आ गया, इसीलिए अब चीजें बदल दी जा रही हैं। इसी को कहते हैं ब्लड मनी, जिस पे बार बार फोकस किया जा रहा है और इसी ब्लड मनी से निमिषा की जान बच सकती है। इस समय जो स्थिति है, भारत अगर चाहे तो इस मामले में बहुत कुछ कर सकता है और भारत लगातार प्रयास भी कर रहा है। इस मामले को लेकर भारत जो है हूती विद्रोहियों से बातचीत कर सकता है या ईरान के हयातुल्ला खमैनी से बात कर सकता है, क्योंकि ईरान का सीधा जो संपर्क है वो हूतियों से है। इस मामले में बहुत सारे डिप्लोमेटिक कार्य किए जा सकते हैं जिसमें भारत ओमान, कतर, इराक जैसे देशों का सहारा ले सकता है। भारत इमरजेंसी राजनयिक संकल्प का उपयोग कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री तीसरे देश से संदेश भिजवा सकते हैं कि एक हाई प्रायोरिटी केस है, इसमें मानवीय पहलू को प्राथमिकता दी जाए और भारत लगातार इस पर काम भी कर रहा है। और हम लोग भी इस विषय पर काम कर सकते हैं, हम लोग कैंपेन चला सकते हैं, सेव निमिषा प्रिया। इंटरनेशनल लेवल पर जब हूती संगठनों पर भी ये दबाव पड़ेगा, यमन पर और दबाव पड़ेगा, तो शायद हमारी निमिषा को छोड़ा जा सके, उसकी सजा माफ की जा सके या उसकी जो सजा है उसको और अन्य तरीकों पे बदला जा सके। दोस्तों, इस तरह के कई उदाहरण आते हैं जिसमें लोगों का दबाव बना, सरकार का दबाव बना, तो बहुत सारे फैसले बदले गए। उदाहरण नंबर 1 मैं आपको बता दूं, 2018 का है। नवदीप सिंह को यूएई में उनकी फांसी टल गई थी। भारत सरकार ने सीधे ब्लड मनी और सीधे दूतावास से हस्तक्षेप करने की बात कही थी। इसी तरह 2014 में सऊदी अरब में भारतीय महिला को दया याचिका से राहत मिली थी। भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री वहां के क्राउन प्रिंस से सीधे अपील की थी और सीधे बातचीत की थी और इस मामले का हल निकाला था। दोस्तों, अगर वर्तमान स्थिति में बात करें तो आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई थी। अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, 2 जजों की बेंच बैठी हुई थी और इस मामले को लेकर जो निमिषा प्रिया के एनजीओज हैं जो उनका केस लड़ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस मामले को लेकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। जस्टिस संदीप मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक संवेदनशील और दुखद मामला है। उन्होंने स्वीकार किया यह एक भारतीय नागरिक की जान संकट में है और अदालत इस पर पूरी तरह से सहानुभूति रखती है। कोर्ट ने कहा हम किसी विदेशी सरकार को आदेश नहीं दे सकते। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम किसी भी विदेशी सरकार को आदेश नहीं दे सकते हैं। जब याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि यमन सरकार के साथ वार्ता करें, तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट किसी भी विदेशी या उसकी न्यायिक व्यवस्था को आदेश नहीं दे सकता है। जजों ने पूछा दूसरों देश से संबंध में आदेश किस प्रकार पारित किए जा सकते हैं, इसका पालन आखिर करेगा कौन? अगर हम विदेश में यमन को आदेश भी दे देते हैं तो यमन में उसे पालन कराने के लिए कौन होगा? यहां तो पुलिस व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, लेकिन यमन में कौन आदेश, अगर भारत की सुप्रीम कोर्ट यमन को आदेश सुनाती है तो यमन में कौन पारित करेगा? कोर्ट ने कहा कि हम केवल भारत सरकार से रिपोर्ट मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वह केवल सुनिश्चित कर सकता है कि भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र से स्थिति की रिपोर्ट मांगी और कहा कि 16 जुलाई तक क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं और अभी तक क्या क्या किया गया है। इसके बाद निमिषा के वकील ने यह कहा कि सरकार ब्लड मनी और मुआवजे के लिए मृतक के परिवार से बातचीत करनी चाहिए। मतलब कोर्ट में यह कहा निमिषा के वकील ने कि सरकार को आप आदेश करिए कि वो जो है निमिषा के ब्लड मनी के मामले पे सीधे बातचीत करे। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ब्लड मनी एक निजी समझौता होता है, इसमें सरकार प्रत्यक्ष नहीं बन सकती, सिर्फ हम सहायक की भूमिका निभा सकते हैं। ब्लड मनी वो प्रक्रिया होती है, मैंने शुरुआत में बताया कि जब राष्ट्रपति ने भी फैसला दे दिया कि अब इसे नहीं बचाया जा सकता, हम इसकी सजा लिख देते हैं, साइन कर देते हैं, उसके बाद भी ब्लड मनी एक ऐसी परंपरा है कि अगर उस व्यक्ति का परिवार ये चाह ले कि चल भाई
भाई हम तुमको माफ़ कर देते हैं, लेकिन इसके बदले तुम इतनी रकम हमें दे दो, तो ब्लड मनी व्यवस्था मानी जा सकती है। इसीलिए भारतीय कोर्ट ने भी कहा कि ब्लड मनी एक निजी समझौता है, इसमें सरकार प्रत्यक्ष पक्ष नहीं बन सकती, हम सिर्फ सहायक की भूमिका निभा सकते हैं। जैसे हम पैसे में आपकी मदद कर सकते हैं, हम आपको वहां ले जाने में आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे यमन में कोई फ्लाइट वगैरह नहीं चल रही है, हम वो सारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी इस्लामिक देश के शरीयत कानून में ब्लड मनी पूरी तरह से मृतक के परिजनों को स्वीकृति पर निर्भर करता है और उसमें सरकार से कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार ने जो किया वह संतोषजनक है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल एजी से पूछा, सरकार ने अब तक क्या क्या प्रयास किए हैं? तब एजी ने विस्तार से बताया, यमन में कोई दूतावास नहीं है, संपर्क सीमित है और निजी माध्यमों से बातचीत हो रही है। तो कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी सीमा तक उचित प्रयास किए हैं, यानी कोर्ट सरकार की कार्रवाई को स्वीकार किया और उसमें कोई कोताही कोर्ट ने नहीं पाई। अंतिम आशा को खुला रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश नहीं दिया कि निमिषा की फांसी पर रोक लगे, लेकिन उसने यह कहा कि यदि सरकार के पास कोई नया समाधान या कोई नई जानकारी हो तो 15 जुलाई तक उसे सूचित कर दिया जाए। दोस्तों, कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि इसमें हम आदेश तो नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा देश है, लेकिन हम सरकार को यह आदेश करते हैं कि इस मामले में कोई भी पक्ष आए, कोई भी हमारे लायक अगर काम हो तो हमें 15 जुलाई से पहले सूचित किया जाए और बताया जाए। इसके बाद से अटॉर्नी जनरल जो भारत के हैं, उन्होंने जो कोर्ट में पक्ष रखा वो भी मैं आपको बता देता हूं। दैनिक भास्कर में एक टिप्पणी छपी है अटॉर्नी जनरल की, उसके अनुसार यमन के राजनीतिक रूप से अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि यमन कूटनीति रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। हम सार्वजनिक रूप से इस मामले में नहीं बोलना चाहते थे ताकि स्थिति और ना बिगड़े। हम निजी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। ये अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर रहे हैं, हम कई लोगों से बात कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकारी स्तर पर प्रयास जारी है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि केंद्र सरकार यमन सरकार से लगातार संपर्क में है और निमिषा प्रिया की फांसी की सजा को टालने के लिए राजनयिक प्रयास चल रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय इस मामले में डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने संकेत दिए कि यदि यमन सरकार के कानून के अनुसार विकल्प संभव हो तो भारत सरकार उस दिशा में भी कदम उठा सकती है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि कोर्ट इस प्रक्रिया में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरी तरह से दो देशों के बीच के कूटनीति कानून का मामला है। उन्होंने कोर्ट को यह भी याद दिलाया कि यमन एक संप्रभु राष्ट्र है और उसके अपने कानून और न्यायिक प्रक्रिया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते उसकी संप्रभुता का सम्मान करता है और किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भारत सरकार निमिषा प्रिया की मानवीय आधार पर रियायत दिलाने की कोशिश कर रही है। एक संवेदनशील मामला है, इसे भावनाओं से नहीं बल्कि संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुलझाया जा सकता है। ये हमारे अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में वक्तव्य था। अटॉर्नी जनरल ने कहा, इससे पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये बताया। लेकिन इन सब बातों के बीच भारत की तरफ से लगातार प्रयास जारी है कि हम निमिषा प्रिया को यमन से बचा लाएं, जो उन्हें सजा मिली है उसे माफ करा दें, किसी न किसी तरह हम इस मामले में जीत हासिल कर लें। लेकिन अभी तक जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, जो चीज़ें मैं समझ पाया हूं, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसके लिए हमें और आपको थोड़ी सी एक मुहिम चलानी होगी। सेव निमिषा प्रिया ट्विटर पर चलाइए, यूट्यूब पर चलाइए, फेसबुक पर चलाइए, जहां हो सके मेरी ये वीडियो डाउनलोड करिए, अपने चैनलों पर लगाइए, फेसबुक पर लगाइए, ट्विटर पर लगाइए, सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टैग करिए, सीधे यमन को टैग करिए और उनसे न्याय की एक तरह से विनती करिए। कहिए बस निमिषा को बचा लीजिए, बस अब यही रास्ता बचा है। ये हम और आप मिलकर कर सकते हैं। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देने के बजाय, अपनी बातें कहने के बजाय, कमेंट करने के बजाय अगर आप हैशटैग ही चला देंगे, हैशटैग सेव निमिषा प्रिया, या अब ये वीडियो डाउनलोड करके आप पोस्ट ही करना शुरू कर देंगे, तो शायद हम भारतीय नर्स को यमन में बचा सकें। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। प्लीज़ इस
काम को आप जरूर करिएगा। इस वीडियो पे प्रतिक्रिया दीजिएगा और यही प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आप ऐसा काम करने जा रहे हैं और आपने ये वीडियो डाउनलोड कर ली है या शेयर करती है, या आप इस वीडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर दिए हैं। अपना भी बेहद ख्याल रखिएगा और निमिषा का ख्याल जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।